हेलो बच्चों, नमस्कार। जय पीडब्ल्यू। सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को मेरा सलाम। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और धमाकेदार पढ़ाई कर रहे होंगे। डियर, धमाकेदार पढ़ाई करनी है क्योंकि नीट में अभी थोड़ा सा ही समय बचा है और ये मैं आज आप लोगों के सामने हाजिर हूं लेकर आपका मोस्ट अवेटेड चैप्टर, और चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। काफी लंबे टाइम से आप इस चैप्टर की डिमांड कर रहे थे, तो इंतजार की घड़ियां होती है खत्म और अब अपन शुरू करते हैं बैटिंग करना। कौन से चैप्टर में? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में। बच्चे, इस चैप्टर के मैंने बहुत अच्छे अच्छे सारे के सारे कंसेप्ट को शामिल करने की कोशिश की है ताकि एनसीईआरटी का मोटा मोटा कंसेप्ट मैं कवर कर पाऊं। मतलब कुल मिला के मैंने छोटा पैकेज बड़ा धमाका बनाने की कोशिश करी है। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं कहानी। अब सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन। बेटा, न्यूट्रिशन वर्ड का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि फूड मटेरियल की इनटेकिंग करना एंड बॉडी जो थी उस बॉडी के द्वारा उस फूड मटेरियल को यूज करना। फूड मटेरियल को यूज करना, बॉडी फूड मटेरियल को यूज करती है किस चीज के लिए? फॉर गेटिंग न्यूट्रिएंट्स। फॉर गेटिंग न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं फूड में, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट, दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट वो जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, जिनकी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में जरूरत होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट वो जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाते लेकिन बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए उनकी क्या होती है? रिक्वायरमेंट। और ध्यान रखना, माइक्रोन्यूट्रिएंट का कभी भी बॉडी में डाइजेशन नहीं होता। अरे हाँ कि ना? तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन ये आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। अपन पास बात करके चल रहे विटामिन, मिनरल्स एटसेट्रा, ये सारे के सारे आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। अब अपने पास न्यूट्रिशन जो है वो 5 स्टेप्स का प्रोसेस है। कितने स्टेप्स का प्रोसेस है दोस्तों? 5 स्टेप्स का प्रोसेस है, जिनमें सबसे पहला स्टेप मेरे पास है वो अपने पास है इंजेशन। इंजेशन का सीधा सा मतलब होता है इनटेकिंग ऑफ फूड। जिस फूड मेटेरियल को इनटेक किया वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जाके क्या होगा? डाइजेशन। और डाइजेशन में हमेशा कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट, डाइजेशन के बाद एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमन से डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो था वो जाएगा ब्लड में। इस प्रोसेस को ही अपन बोलते हैं, वो बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद अगला जो प्रोसेस होता है एसिमिलेशन। ब्लड के थ्रू डाइजेस्टेड फूड जाएगा सेल में और टिश्यू में, और डाइजेस्टेड फूड जब सेल्स एंड टिश्यू में पहुंचेगा तो सेल्स एंड टिश्यू उस फूड का यूज करेगा किस चीज के लिए? फॉर एनर्जी के लिए। तो उस प्रोसेस को ही अपन ने बोला है एसिमिलेशन। अब एलिमेंट्री कैनाल में कुछ अनडाइजेस्टेड और मैं कहूं अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल बच गया, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड लार्ज इंटेस्टाइन से एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। दैट इज रिमूवल ऑफ फीकल मैटर को ही अपन बोलते हैं इजेशन और डीफिकेशन। लेकिन चैप्टर का नाम हमने क्या दिया? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मतलब इस चैप्टर में मेनली अपन बात करके चलेंगे व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, एंड सेकंड वाला मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड के बारे में। जी ठीक है, चलिए कहानी शुरू करते हैं। यहीं से सबसे पहले सवाल था कि डाइजेशन है क्या। बेटा, हमने बोला कि डाइजेशन की जितनी भी रिएक्शन होती है वो सारी की सारी रिएक्शन वाटर की प्रेजेंस में होती है, और इसीलिए हमने बोला कि जब भी डाइजेशन की रिएक्शन होगी, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तोड़ा जाएगा तो उस टाइम पे वाटर का भी ब्रेकडाउन होगा। इसलिए डाइजेशन एक हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस है। अब हमारी बॉडी में डाइजेशन के दो तरीके थे, एक था मैकेनिकल डाइजेशन, एक था केमिकल डाइजेशन। अरे मैकेनिकल डाइजेशन में जैसे बात करके चले कि हमने बक्कल कैविटी में फूड मेटेरियल की ग्राइंडिंग करी, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा एंड स्लाइवा को उसमें कर दिया मिक्स, ये प्रोसेस जो था ये था मैकेनिकल डाइजेशन का। ये क्या था? मैकेनिकल डाइजेशन का। केमिकल डाइजेशन में एंजाइम्स की हेल्प से कॉम्प्लेक्स फूड मेटेरियल के बॉन्ड तोड़े जाते हैं। मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से वो सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। अब हमारी एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन दोनों ही टाइप के होते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है, केमिकल डाइजेशन भी होता है, लेकिन हमारा मेन फोकस रहेगा बेटा वो रहेगा केमिकल डाइजेशन पे। तो बड़े ध्यान से देखना, हमने बोला डाइजेशन का सीधा सा मतलब था कॉम्प्लेक्स मटेरियल, दैट इज कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को किस में कन्वर्ट करना है? सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट करना है। सवाल था सर कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो था उसको सिंपल में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत थी? बेटा, जो हमने खाना खाया वो था कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, और वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ऐसा था जिसका साइज जो था वो बहुत बड़ा था, स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा क्या थी? कॉम्प्लेक्स थी। इसलिए एलिमेंट्री कैनाल में उसका एब्जॉर्प्शन
नहीं हो पा रहा था, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा था। दूसरी बात, वो था इनसोल्यूबल, वो वाटर में इनसोल्यूबल था, तो ब्लड में जाके भी डिसॉल्व नहीं होगा, और जब तक ब्लड में जाके डिसॉल्व नहीं होगा तब तक ब्लड उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकता। एंड तीसरी बात, उसकी रिएक्टिविटी भी थी बहुत कम, कि अगर वो सेल में चला गया तो वो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, जिससे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। तो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो था उसका साइज बड़ा था, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर थी, नॉन एब्जॉर्बेबल था, इनसोल्यूबल था, एंड रिएक्टिविटी थी क्या थी, बहुत कम। इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि जिस फूड मेटेरियल को हम इनटेक करते हैं उसे एज इट इज बॉडी यूज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि साइज बड़ा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, नॉन एब्जॉर्बेबल, इनसोल्यूबल एंड रिएक्टिविटी बहुत कम। इसीलिए हमें उसका क्या करना पड़ता है, डाइजेशन, और उसको डाइजेस्ट करके कैसे फूड मटेरियल में कन्वर्ट करना पड़ता है, सिंपल फूड मटेरियल में। क्योंकि सिंपल फूड मटेरियल वो था जिसका साइज छोटा था, सिंपल स्ट्रक्चर थी, जिसका एब्जॉर्प्शन भी आसानी से हो पा रहा था, जो कैसा था, सोल्यूबल, एंड उसकी रिएक्टिविटी भी क्या थी, हाई, तुरंत के तुरंत रिएक्शन कर रहा था और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था। तो मैं कह दूं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स लार्ज, नॉन एब्जॉर्बेबल, इनसोल्यूबल, लेस रिएक्टिव फूड मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है स्मॉल, सिंपल, एब्जॉर्बेबल, सोल्यूबल एंड मोर रिएक्टिव फूड मटेरियल में। उस हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, डाइजेशन। ठीक है जी, अपन आगे मूव करते हैं। सवाल था, सर अब बताइए हमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। बेटा जब भी पूछे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के एग्जैक्टली में दो पार्ट है। कितने पार्ट है, दो पार्ट। एक पार्ट को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एंड दूसरा जो पार्ट था वो था अपने पास एसोसिएटेड ग्लैंड। सवाल था, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एलिमेंट्री कैनाल से। सबसे पहले किससे शुरुआत कर रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल से। बच्चे आपको पता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत जो होती है वो होती है हमारे माउथ से। किससे होती है, माउथ से। बोलो हाँ कि ना। हमने बोल दिया ये वाला पोर्शन हमारा माउथ था। माउथ जाके खुलता है ओरल कैविटी में। किस में जाके खुलता है, ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी आगे जाके खुलती है, वो खुलती है शॉर्ट फेरिंग्स में। आपको बता दूं इस ओरल कैविटी का ही दूसरा नाम है बक्कल कैविटी। इसी का दूसरा नाम क्या है बेटा, इसी का दूसरा नाम है, वो नाम है बक्कल कैविटी। किसका दूसरा नाम है, ओरल कैविटी का। ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी जाके किसमें खुली, शॉर्ट फेरिंग्स में। शॉर्ट फेरिंग्स जो थी ये फेरिंग्स आगे जाके किसमें खुली, ईसोफेगस में। ईसोफेगस आगे जाके किसमें खुला, स्टोमक में। स्टोमक आगे जाके किसमें खुला, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट थे। सबसे पहले पार्ट को बोलते हैं ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट कौन सा, ड्यूडेनम। दूसरे वाले पार्ट को बोलते हैं, वो बोलते हैं जेजुनम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट था, जेजुनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीसरे एंड लास्ट पार्ट को बोलते हैं इलियम। ये मेरे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट था, जिसको हमने क्या बोल दिया, इलियम। तो ये जाके खुली स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन आगे जाके खुलती है लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट कौन सा, इलियम। ये इलियम जाके खुलेगा फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जो था वो कौन सा था, सीकम। सीकम आगे जाके खुलता है कोलन में। और ह्यूमन बीइंग में कोलन जो होता है वो चार पार्ट में डिवाइडेड होता है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मोइड कोलन। और ये कोलन जो था ये जाके खुलता है बेटा किसमें, रेक्टम में। किसमें जाके खुलता है, रेक्टम में। एंड रेक्टम एनस के थ्रू बॉडी से बाहर खुलता है। तो इस तरह मैं कह दूं कि ह्यूमन बीइंग का कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उस कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में कितनी ओपनिंग है, दो ओपनिंग। एंटीरियर ओपनिंग है वो है माउथ, जिसके थ्रू फूड मेटल की इंटेकिंग की जाती है। एंड पोस्टीरियर ओपनिंग है वो अपने पास कैसे है, क्या है, एनस, जिसके थ्रू फीकल मैटर को इजेस्ट किया जाता है। और ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें फूड मेटल की इंटेकिंग के लिए एंड फूड मेटल को इजेस्ट करने के लिए दो सेपरेट ओपनिंग होती है, उसे बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब वन बाय वन करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सामने, वो बात करते हैं बक्कल कैविटी के ही पार्ट के बारे में। बेटा बक्कल कैविटी जो है उस बक्कल कैविटी से ही एसोसिएटेड स्ट्रक्चर हमारे पास टंग। क्या एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है, टंग। अरे हाँ कि ना। एंड दूसरी बक्कल कैविटी से ही एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है अपने पास टीथ। तो सबसे पहले बक्कल कैविटी से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, दैट इज टंग के बारे में। मैं आपको बता दूं दोस्त कि अपने पास ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हमने बोल दिया ये मेरे पास है बक्कल कैविटी, और मैं कह दूं ओरल कैविटी। ये मेरे पास क्या था, बक्कल कैविटी।
और मैं कह दूं ओरल कैविटी वाला पार्ट था, बोलो हाँ कि ना। अब बक्कल कैविटी के नीचे वाले पार्ट पे, दैट इज फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी पे प्रेजेंट होती है एक मस्कुलर एंड फ्रीली मूवेबल स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर को हम बोल के चलते हैं टंग। तो टंग कैसी स्ट्रक्चर है? मस्कुलर एंड फ्रीली मूवेबल स्ट्रक्चर, जो कहां लोकेटेड होती है? बक्कल कैविटी की फ्लोर पे लोकेटेड होती है। अब बक्कल कैविटी की फ्लोर से ये इस येलो कलर की जो मैंने बना रखी स्ट्रक्चर, दैट इज फ्रेनुलम के थ्रू जुड़ी होती है। तो जब भी पूछे कि बताओ टंग का लोअर पार्ट जो होता है वो कौन सी स्ट्रक्चर के थ्रू बक्कल कैविटी की फ्लोर से जुड़ा होता है, आप कहोगे फ्रेनुलम के थ्रू बक्कल कैविटी की फ्लोर से कनेक्टेड होता है। और ये फ्रेनुलम जो है ये एक थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि टंग की लोअर साइड को बक्कल कैविटी की फ्लोर से कनेक्ट करता है। जब हमने टंग की अपर साइड को देखा, अपर सरफेस को देखा, तो अपर सरफेस पर छोटे छोटे प्रोजेक्शंस थे। टंग की अपर सरफेस पे प्रेजेंट छोटे छोटे प्रोजेक्शंस को बोलते हैं पैपिला। एग्जैक्टली ये पैपिला जो होते हैं ह्यूमन बीइंग में, ये 3 टाइप्स के होते हैं, फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म एंड सर्कमवैलेट पैपिला। इनमें से फंगीफॉर्म एंड सर्कमवैलेट पैपिला ऐसे थे जिनमें टेस्ट बड पाई जाती है, लेकिन फिलीफॉर्म पैपिला ऐसे थे जो सबसे छोटे हैं और सबसे खोटे, उनमें कोई भी टेस्ट बड्स प्रेजेंट नहीं होती। तो हमने बोला जो सबसे छोटे हैं उन्हीं के नंबर भी सबसे ज्यादा। तो पूछेगा टंग में सबसे छोटे पैपिला कौन से, आप कहोगे फिलीफॉर्म। वो कहेगा सबसे कम नंबर, सबसे ज्यादा नंबर में कौन से पैपिला, आप कहोगे सबसे ज्यादा पैपिला भी कौन से, फिलीफॉर्म। लेकिन फिलीफॉर्म में कोई टेस्ट बड्स नहीं है, तो इसीलिए मैंने बोला जो संख्या में कम पैपिला है, दैट इज फंगीफॉर्म एंड सर्कमवैलेट, उनमें क्या प्रेजेंट थी, टेस्ट बड्स। तो इसीलिए एनसीईआरटी कहती है कि ओनली सम पैपिला हैव टेस्ट बड्स। तो सम वर्ड यूज क्यों किया, क्योंकि केवल फंगीफॉर्म एंड सर्कमवैलेट पैपिला में क्या थी, टेस्ट बड्स, जो हमें टेस्ट के बारे में अवेयर करा रही थी। तो जब भी पूछे पैपिला कौन सी सरफेस पे, बोलो अपर सरफेस पे, और उन पैपिला में से कुछ ही पैपिला ऐसे थे दैट इज फंगीफॉर्म एंड सर्कमवैलेट जिनमें टेस्ट बड्स क्या थी, प्रेजेंट थी। फिलीफॉर्म में कोई टेस्ट बड्स नहीं होती। अपन थोड़ा आगे मूव करते हैं, अगली बात करते हैं टीथ के बारे में। बेटा टीथ जो था, अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ मैमेलियन टीथ के कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताओ, मैमेलियन टीथ के 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। सबसे पहला मैमेलियन टीथ होता है थीकोडोंट, दूसरा होता है हिट्रोडोंट एंड तीसरा होता है डाइफाइडोंट। सवाल था सर मतलब क्या है? बच्चे मान लीजिए मेरे पास ये व्हाइट कलर की जॉ बोन है, इस जॉ बोन के अंदर जो गड्ढा है ये ब्लू कलर का गड्ढा है जिसको बोल दिया सोकिटो बोन। एग्जैक्टली में दांत जो होता है वो जॉ बोन के सॉकेट में एम्बेडेड है और फिक्स है। तो ऐसे दांत जो जॉ बोन के सॉकेट में एम्बेडेड होते हैं, ऐसे दांत को क्या बोलते हैं, थीकोडोंट। अगला था हिट्रोडोंट। बच्चे यहां पे वर्ड है हिट्रो, और हिट्रो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट। हिट्रो वर्ड का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। मतलब अगर ह्यूमन बीइंग के जॉ को बाहर निकाल के देखेंगे तो वहां पे अलग अलग टाइप के टीथ प्रेजेंट है, जिनकी स्ट्रक्चर जो है वो अलग है, जिनके फंक्शंस भी क्या दिखाई दे रहे हैं, अलग दिखाई दे रहे हैं। तो अलग अलग टाइप के टीथ प्रेजेंट है, इसलिए हमने क्या बोला, हिट्रोडोंट। ह्यूमन बीइंग के जॉ में 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। आपको बता दूं इंसाइजर टीथ जो थे उनका काम था कटिंग ऑफ फूड, जो कि सबसे आगे वाले दांत है। उनके थोड़े से साइड में थे कैनाइन टीथ, जिनका काम होता है टीयरिंग ऑफ फूड, फूड मेटल को चीरना फाड़ना। एंड प्रीमोलर एंड मोलर टीथ जो है इनका काम है मेस्टिकेशन, और मैं कह दूं ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ये काम किसका था, वो प्रीमोलर एंड मोलर का था। तो मैं कह दूं कि ह्यूमन बीइंग के जॉ में 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमने बोला कि मैमल्स के टीथ कैसे हैं, हिट्रोडोंट। मैमल्स के कैसे हैं, हिट्रोडोंट। नेक्स्ट अगला था अपने पास डाइफाइडोंट। बच्चे मोस्टली मैमल्स, कुछ मैमल्स तो ऐसे हैं दैट इज प्रोटोथेरियन मैमल्स जिनमें दांत ही नहीं होते। मेटाथेरियन मैमल्स ऐसे हैं जिनके दांत केवल और केवल लाइफ में एक बार अपीयर होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं मोनोफाइडोंट टीथ। अपने पास मोस्टली मैमल दैट इज यूथेरियन मैमल्स के जो टीथ है वो लाइफ में 2 बार अपीयर होते हैं, और ऐसे एनिमल्स जिनमें टीथ लाइफ में 2 बार आते हैं उन्हें बोलते हैं डाइफाइडोंट। इसीलिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स दैट इज मोस्टली मैमल्स जिनमें ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूड है, लाइफ में दांत कितने बार अपीयर होते हैं, 2 बार, इसलिए दांत कैसे हुए, डाइफाइडोंट टीथ हुए। अब सवाल था सर अगर हम ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करके चले एग्जाम्पल के तौर पे, तो ह्यूमन बीइंग में भी दांत कितने बार आते हैं, 2 बार। पहले आते हैं मिल्क टीथ जिनको बोलते हैं टेम्परेरी टीथ और डेसिडुअस टीथ, और बाद में आते हैं वो आते हैं परमानेंट टीथ या एडल्ट टीथ। एग्जैक्टली में ह्यूमन बीइंग में जो मिल्क टीथ आते हैं उन मिल्क टीथ के नंबर होते हैं 20। कितने होते हैं, 20। सवाल था सर 20 टीथ तो है, लेकिन कौन कौन से हैं? बेटे 20 टीथ में इंसाइजर टीथ होते हैं वो होते हैं 8, कैनाइन टीथ होते हैं वो होते 4। ध्यान रखना मिल्क टीथ में कभी भी प्रीमोलर टीथ नहीं होते। प्रीमोलर टीथ 0 मतलब क्या होते हैं बेटा, प्रीमोलर टीथ जो होते हैं वो कैसे होते हैं,
एब्सेंट। उसके बाद मोलर टीथ है, वो मोलर टीथ भी कितने हैं? 8 है। एक अगर बात करके चले जौ में, दोनों जौ में मिला के इंसाइजर कितने? 8, कैनाइन कितने? 4, मोलर कितने? 8। लेकिन मिल्क टीथ में कभी भी प्रीमोलर टीथ नहीं होते। लेकिन जो ही हम परमानेंट टीथ के बारे में बात करेंगे तो परमानेंट टीथ के बारे में बात करते हैं, वो परमानेंट टीथ में इंसाइजर कितने? 8, 4, 8 इंसाइजर टूटे थे मिल्क वाले, 8 आ गए, मतलब इंसाइजर कितने बार आ गए? 2 बार। कैनाइन कितने? 4, 4 टूटे थे दूध के, उनकी जगह 4 आ गए, तो कैनाइन भी कितने बार आ गए? 2 बार। तो मैं कह दूं एडल्ट टीथ में इंसाइजर कितने? 8, कैनाइन कितने? 4। प्रीमोलर टीथ, प्रीमोलर कितने टीथ कितने थे? 8। मिल्क टीथ में प्रीमोलर 0 थे, तो मतलब प्रीमोलर टीथ केवल एक बार आए, जो कब आए? एडल्टहुड स्टेज में आए। नेक्स्ट, मोलर टीथ टोटल 12 होते हैं। टोटल कितने होते? 12। मिल्क टीथ में कितने थे? 8। इसका मतलब ये 8 टूटे, उनकी जगह 8 आए, लेकिन 4 क्या आए? एक्स्ट्रा। 4 मोलर टीथ वो थे जो कि मिल्क टीथ में नहीं थे। अरे वो 4 मोलर टीथ था मोलर नंबर 3, जिसको अपन बोलते हैं विजडम टीथ, या मैं सीधी लैंग्वेज में बोलूं अक्ल वाली दाढ़। बोलो हाँ कि ना? तो मैंने कहा कि मोलर टीथ एडल्ट में कितने होते? 12, जिनमें से अपने पास बात करके चले मोलर नंबर 1 एंड मोलर नंबर 2 को जोड़ के बात करें तो वो टोटल कितने होते हैं? 8। 8 टूटे थे और 8 आ गए। लेकिन मोलर नंबर 3 दैट इज विजडम टीथ, उनके नंबर कितने होते हैं? 4, जो केवल और केवल एडल्टहुड स्टेज में आता है, कभी भी मिल्क टीथ में प्रेजेंट नहीं होता। तो हमने बोला टोटल एडल्ट में टीथ कितने थे? 32। उनमें 8 इंसाइजर, 4 कैनाइन, 8 प्रीमोलर एंड 12 क्या थे? मोलर। ये इंसाइजर और कैनाइन ये सारे सारे कैसे हैं? डाइफाइडोंट। प्रीमोलर केवल और केवल एक बार दिखाई दिए, इसलिए कैसे थे? मोनोफाइडोंट। लेकिन ये मोलर टीथ है, इन मोलर टीथ में से 8 तो मोलर टीथ वो है जो 2 बार आते हैं, दैट इज डाइफाइडोंट है, और अपने पास 4 मोलर टीथ दैट इज विजडम टीथ वाले वो ऐसे हैं जो केवल और केवल कितनी बार आते हैं? एक बार आते हैं। तो अगर कहे कि ह्यूमन बीइंग में डाइफाइडोंट टीथ है, आप कहोगे हाँ। अगर वो कहे कि ह्यूमन बीइंग में मोनोफाइडोन टीथ भी है, आप कहोगे हाँ। अगर वो कहे कि ह्यूमन बीइंग में ओनली डायोफाइडोन टीथ होते हैं, तो बात क्या हो जाएगी? गलत। क्योंकि ह्यूमन बीइंग के टोटल मिला के 8 और 4 12, 12 एंड 8 20, ह्यूमन बीइंग के 20 टीथ तो है, वो है डाइफाइडोंट। एंड ये 12 टीथ जो है टोटल मिला के, ये जो अपने पास है 12 दांत, 12 टीथ जो है, ये कैसे हैं बेटा? ये 12 टीथ मेरे पास है, ये है मोनोफाइडोंट। कैसे है? मोनोफाइडोंट। चलें जी अपन आगे। नेक्स्ट सवाल था, सर अगर हमसे कोई पूछे, वो पूछे डेंटल फॉर्मूला के बारे में, तो उसके बारे में हम क्या बताएं? बड़े ध्यान से देखना बच्चे, जब भी हमें डेंटल फॉर्मूला निकालना हो तो हमें हमेशा जबड़े को हाफ पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। जबड़े को कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा? हाफ पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? आप इस एनसीईआरटी वाले डायग्राम में देख रहे होंगे, इस वाले हाफ पार्ट के सारे सारे दांत मैंने उखाड़ रखे हैं। तो उन दांतों की जगह जो ये गड्ढे हैं, उन गड्ढे को ही तो हमने बोल दिया यही तो अपने पास सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स, जिनके अंदर टीथ एम्बेडेड है। तभी तो हमारे दांत कैसे थे? थ्रिकोडोंट। कैसे थे? थ्रिकोडोंट। यहां पे कह रहा है हमने 1 नंबर के दांत को उखाड़ा। 1 नंबर वाला दांत कौन सा है? इंसाइजर। यहां पे कह रहा है ये 3 नंबर वाला दांत है। 3 नंबर वाला कौन सा है? कैनाइन। यहां पे कह रहा है ये 4 नंबर वाला दांत है। 4 नंबर वाला कौन सा है? प्रीमोलर। यहां पे कह रहा है ये 6 नंबर वाला दांत है। 6 नंबर वाला दांत कौन सा है? मोलर। बोलो हाँ कि ना? मतलब ये हमने उखाड़ के और फिर बताए कि इंसाइजर दांत तो ऐसा दिखाई देता है, कैनाइन ऐसा दिखाई देता है, प्रीमोलर ऐसा दिखाई देता है, एंड मोलर ऐसा दिखाई देता है। देखिए सभी के सभी दांत की स्ट्रक्चर अलग अलग है। तभी तो हमने बोला कि ह्यूमन बीइंग के जॉ में टीथ जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के, 4 अलग अलग टाइप के। तभी तो बोला था हीट्रोडोंट है। बोलो हाँ कि ना? अब जब भी हमें टीथ फॉर्मूला निकालना हो तो हम जबड़े को पहले हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर हाफ पार्ट में हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ और सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ। सबसे पहले क्या आता है? इंसाइजर। उसके बाद क्या आता है? कैनाइन। उसके बाद क्या आता है? प्रीमोलर। और उसके बाद आता है मोलर। तो ध्यान रखना, सब 2 चीजों को देखा जाता है। हाफ जॉ में सबसे पहले क्या देखेंगे? सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ, एंड दूसरा क्या देखेंगे? नंबर ऑफ टीथ। अरे हाफ जाम में इंसाइजर के नंबर कितने? 2, कैनाइन का कितना? 1, प्रीमोलर के कितने? 2, एंड मोलर के कितने? 3। तो जब भी टीथ फॉर्मूला लिखे तो सबसे पहले अपर हाफ जा में सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट एंड नंबर ऑफ टीथ इन अपर हाफ जा, एंड दोबारा से नीचे क्या लिखेंगे? सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट एंड नंबर ऑफ टीथ इन लोअर हाफ जा। तब जाके अपने पास क्या बनेगा? टीथ फॉर्मूला। मतलब अगर आपको कंप्लीट दांतों के नंबर काउंट करने हैं तो ऊपर जो दांत है उनको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले दांत है उसको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर टोटल नंबर ऑफ टीथ अपर जॉ में भी आ जाएंगे एंड टोटल नंबर ऑफ टीथ लोअर जॉ में भी आ जाएंगे। हमने यहां पे कुछ डेंटल फॉर्मूले रेफरेंस के लिए आपके सामने लिखे हैं।
लाइक पूछे कि एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में डेंटल फॉर्मूला बताओ। एडल्ट ह्यूमन बीइंग में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं? 32। मतलब अगर हमें हाफ जॉ में बात करना है तो अपर हाफ जॉ में सबसे पहले इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसाइजर के नंबर कितने? 2, कैनाइन के कितने? 1, प्रीमोलर के कितने? 2 एंड मोलर के कितने? 3। इसी तरह लोअर हाफ जॉ में टीथ का अरेंजमेंट का सीक्वेंस इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। नंबर ऑफ इंसाइजर 2, कैनाइन का 1, प्रीमोलर का 2 एंड मोलर के 3। तो हमने बोला डेंटल फॉर्मूला एडल्ट ह्यूमन बीइंग का क्या होगा? 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। अगर पूछे कि डेंटल फॉर्मूला चाइल्ड का जिसमें मिल्क टीथ है उसके बारे में बात कर रहे हैं तो डेंटल फॉर्मूला क्या हुआ? इंसाइजर 2, कैनाइन 1। हाफ जॉ में बात कर रहा हूं, पर हाफ जॉ में इंसाइजर कितने? 2, कैनाइन कितना? 1, प्रीमोलर 0 क्योंकि होते ही नहीं, एंड मोलर कितने? 2। लोअर हाफ जॉ में इंसाइजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 0 एंड मोलर 2। टीथ फॉर्मूला हुआ 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2। सिमिलरली अगर कोई कहे डेंटल फॉर्मूला ऑफ 17 ईयर्स ओल्ड, अगर एक 17 ईयर ओल्ड पर्सन में देखें तो इंसाइजर 2, अपर हाफ जॉ में कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 एंड मोलर 2। लोअर हाफ जॉ में इंसाइजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 एंड मोलर भी 2। अगर वो पूछेगा बड़ा फेमस सवाल जो कि पूछ पूछ के पूछा हुआ है, वो पूछेगा बताओ डेंटल फॉर्मूला ऑफ मोनोफाइडोन टीथ। मोनोफाइडोन टीथ कौन से थे अपने पास? प्रीमोलर एंड थर्ड वाला मोलर। तो जब भी पूछे तो इंसाइजर 0, कोई है ही नहीं, कैनाइन भी 0, प्रीमोलर 2, मोलर 1। लोअर हाफ जॉ में इंसाइजर 0, कैनाइन 0, प्रीमोलर 2 एंड मोलर 1। ये अपने को याद रखना है डेंटल फॉर्मूला ऑफ मोनोफाइडोंट टीथ। अब सवाल था सर ये तो हमने डेंटल फॉर्मूला के बारे में बात किया, अगर हम एक दांत को ले और उस दांत को लेके काट के देखें तो दांत की इंटरनल स्ट्रक्चर हमें क्या दिखाई देगी? बेटा दांत को अगर काट के देखोगे तो दांत में सबसे ऊपर हमको एक कवरिंग दिखाई देगी, वो है इनेमल की कवरिंग। इनेमल एग्जैक्टली में एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर है और ये एक्टोडर्मल कंपाउंड है और ये इनेमल एंटायर एनिमल किंगडम का हार्डेस्ट मटेरियल है, हार्डेस्ट मेटल है। इसलिए एनसीईआरटी लिखती है इनामेल क्या काम करता है? इट फॉर्म्स हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ। उसका फॉर्मेशन कौन करता है? इनेमल। अगर इनेमल के नीचे देखिए तो आपको ये येलो कलर वाला रीजन दिखाई दे रहा होगा, ये येलो कलर वाला रीजन एग्जैक्टली में डेंटिन है। बेटा डेंटिन ही वो मटेरियल था जिसका ओरिजिन मीजोडर्म से हुआ। मतलब इनेमल किससे बना? एक्टोडर्म से। डेंटिन किससे बना? मीजोडर्म से। इसलिए मैं कह दूं कंप्लीट टीथ का ओरिजिन हुआ एक्टो मीजोडर्मल। डेंटिन मीजोडर्म से बनता है और ये डेंटिन था यही टीथ का मेन मटेरियल है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ टीथ। इसीलिए डेंटिन को क्या बोलते हैं? मेन पार्ट ऑफ टीथ। हमने एक चीज और भी नोटिस करी कि टीथ के सेंट्रल पार्ट में कैविटी दिखाई देती है जिसको बोलते हैं पल्प कैविटी। एग्जैक्टली में पल्प कैविटी में ब्लड वेसल्स का, लिम्फ वेसल्स का, नर्व फाइबर्स का नेटवर्क प्रेजेंट होता है। मतलब ये ब्लड वेसल्स ही नरिशमेंट लेके आती है और टीथ को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। तो जब भी पूछे पल्प कैविटी कहां प्रेजेंट होती है, आप कहोगे टीथ के सेंट्रल पार्ट में। किससे घिरी होती है? तो आप बोलोगे सराउंडेड बाय डेंटिन। वो पूछेगा क्या होता है इसमें, आप कहोगे ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल, नर्व फाइबर का नेटवर्क होता है। इसका मतलब पल्प कैविटी ही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर नरिशमेंट ऑफ टीथ के लिए। बस एनसीईआरटी माता ने इतनी सी बात करी है। चलो जी मैं आगे बढ़ता हूं, देखिएगा। अब हम बात करते हैं फेरिंग्स एंड इसोफेगस के बारे में। हमने बोला था बक्कल कैविटी जो है वो जाके ओपन होती है शॉर्ट फेरिंग्स में। ये वाला जो पार्ट था ये शॉर्ट फेरिंग्स था। अब बड़े ध्यान से देखिए कि इस फेरिंग्स वाले पार्ट में टोटल मिला के 2 ओपनिंग है। एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक की ओपनिंग जिसको अपन बोलते हैं ग्लोटिस, और एक फूड पाइप की ओपनिंग जिसको अपन बोलते हैं गैलेट। तो जब भी पूछे ग्लोटिस एंड गैलेट ओपनिंग किस में प्रेजेंट होती है, आप कहोगे फेरिंग्स पार्ट में प्रेजेंट होती है। अरे हाँ कि ना? आपको पता है गैलेट किसकी ओपनिंग? फूड पाइप की ओपनिंग। जब भी पूछे ग्लोटिस किसकी ओपनिंग? ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स। और मैं कहूं रेस्पिरेटरी ट्रैक की ओपनिंग, वो क्या है? ग्लोटिस। एक पर्सन जो था वो पर्सन जब फूड मटेरियल की इनटेकिंग करता है तो वो फूड मटेरियल जो था वो बक्कल कैविटी से गया फेरिंग्स में और होता हुआ किसके अंदर गया? गैलेट में। इसी तरह जब नोज से सांस लिया तो एयर गई और वो एयर नोज से होती हुई आई फेरिंग्स में और फेरिंग्स से होती किस में चली गई? ग्लोटिस में। तो इसका मतलब तो ये हुआ मेरे दोस्त कि चाहे एयर अंदर आए चाहे फूड अंदर जाए, दोनों के दोनों वो थे जो कि फेरिंग्स से होके गुजरेंगे ही। चाहे आप एयर ब्रीथिंग के टाइम पे एयर का एक्सचेंज करेंगे, उस टाइम पे एयर भी कहां से गुजरेगी? फेरिंग्स से। फूड मेटल की इनटेकिंग के टाइम पे जब फूड मेटल को इनटेक करेंगे उस टाइम पे फूड भी कहां से गुजरेगा?
फेरिंग्स से, इसीलिए इस फेरिंग्स को बोलते हैं कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर। चले भैया अपन आगे, बड़े ध्यान से सुनना। जब हम फूड मेटल को स्वेलो करते हैं तो फूड मेटल की स्वेलोइंग के टाइम पे ये एपिग्लोटिस नाम की इलास्टिक कार्टिलेज की बनी हुई स्ट्रक्चर है जो कि ग्लोटिस को ढक लेती है ताकि फूड पार्टिकल्स जो थे वो लैरिंग्स में और रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर नहीं हो पाए। चले, अब किसी पर्सन ने जब फूड मेटल की स्वेलिंग की तो उसमें क्या हुआ, फूड मेटल जो था वो बक्कल कैविटी से फेरिंग से होता हुआ किसमें गया, गैलेट में गया, और गैलेट आगे जाके कंटिन्यू हुआ किसमें, ईसोफेगस में। बेटा ईसोफेगस जो अपने पास है वो एक थिन लॉन्ग ट्यूब्यूल है जिसका काम है बक्कल कैविटी से फूड मेटल को स्टोमक में ले जाना। इस ईसोफेगस में कभी भी फूड मेटल का डाइजेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ईसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है। यहां पे तो बक्कल कैविटी की ही एक्टिविटी, दैट इज बक्कल कैविटी में सलाइवा के जो एंजाइम्स थे उन्हीं की एक्टिविटी क्या रहती है, कंटिन्यू रहती है ईसोफेगस वाले पार्ट में। चले आगे क्या हुआ, बड़े ध्यान से देखिएगा। अगले बात करते हैं अपन, वो बात कर रहे हैं किसमें, स्टोमक में। हमने बोला ये अपने पास जो था ये फूड मटेरियल था और वो फूड मटेरियल जो बक्कल कैविटी से स्वेलो किया गया वो अपने पास है बोलस। ये बोलस जो ही ग्लोटिस में गैलेट में पहुंचा, गैलेट से होता हुआ किसके अंदर गया बेटा, वो अपने पास गया ईसोफेगस में। जो ही ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस में अब पेरिस्टाल्सिस होने लगती है और उस पेरिस्टाल्सिस की वजह से ये जो फूड मटेरियल था ये फूड मटेरियल ईसोफेगस में आगे बढ़ता है किसकी तरफ, स्टमक की तरफ। जो ही ये स्टमक एंड ईसोफेगस के जंक्शन पे जाता है वहां पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर या गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर। ये एक मस्कुलर स्फिंक्टर है, ये स्फिंक्टर खुलेगी और ये फूड मटेरियल जो था ये यहां से होता हुआ कहां चला जाएगा, स्टमक में। कहां चला जाएगा, स्टमक में। स्टमक के कौन से पार्ट में, कार्डियक पार्ट में। तो जब भी पूछे कि ईसोफेगस से फूड मेटल को स्टमक में कैसे पहुंचाया जाता है तो आप कहोगे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू ईसोफेगस से फूड मेटल कहां जाता है, स्टमक में जाता है। और ईसोफेगस एंड स्टमक के बीच कौन सी स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर। वो पूछेगा बताओ ईसोफेगस स्टमक के कौन से पार्ट में खुलता है, आप कहोगे कार्डियक पार्ट में खुलता है। अब ये जो मेरे पास स्टमक था, ये स्टमक एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट है और अगर एक एम्प्टी स्टमक को आप देखोगे तो उसकी स्ट्रक्चर होती है इंग्लिश के अल्फाबेट जे की शेप की। कैसी होती है, जे की शेप की। स्टमक जो होता है वो लोकेटेड कहां पे होता है बेटा, स्टमक लोकेटेड होता है हमारी एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड में। कौन सी साइड में, एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड में, डायफ्राम के ठीक नीचे लोकेटेड होता है ये स्टमक। और इस स्टमक में टोटल मिला के 4 पार्ट है। कितने पार्ट है, 4 पार्ट। पहला पार्ट कार्डियक पार्ट जिसमें कौन खुल रही है, ईसोफेगस। दूसरा पार्ट फंडस पार्ट, तीसरा पार्ट बॉडी पार्ट एंड चौथा पार्ट पाइलोरिक पार्ट। जब भी पूछे इन चारों पार्ट में स्टमक का सबसे मेन पार्ट कौन सा है तो ध्यान रखना स्टमक का सबसे मेन पार्ट जो है वो है बॉडी पार्ट। कौन सा पार्ट है, बॉडी पार्ट। सवाल था सर 4 पार्ट में से बॉडी को मेन क्यों बोला, बेटा बॉडी स्टमक का सबसे बड़ा पार्ट है एंड यही वो पार्ट है जहां पे मोस्टली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है जो कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती है और वो गैस्ट्रिक जूस ही स्टमक में डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हाँ कि ना। स्टमक का लास्ट वाला पार्ट होता है पाइलोरिक पार्ट और ये पाइलोरिक वाला पार्ट जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में जाके खुलता है और ड्यूडेनम एंड पाइलोरिक पार्ट के बीच जो स्फिंक्टर मिलती है उसे बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। कौन सी स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ईसोफेगस एंड स्टमक के बीच कार्डियक, स्टमक एंड ड्यूडेनम के बीच पाइलोरिक स्फिंक्टर होती है। बोलो हाँ कि ना। अब सवाल था सर हमें जो बात करनी थी वो किसके बारे में करनी थी, स्टमक के बारे में बात करनी थी। हमने क्या देखा, ये स्टमक की ल्यूमन है, मतलब इस जगह पे अपने पास फूड मटेरियल प्रेजेंट है। बोलो हाँ कि ना। हमने देखा कि स्टमक की सबसे अंदर वॉल की सबसे अंदर वाली लेयर है वो अपने पास है म्यूकोसा लेयर। कौन सी लेयर है, म्यूकोसा लेयर। और इस म्यूकोसा के अंदर जो एपिथीलियम है उसे बोलते हैं म्यूकोजल एपिथीलियम और वो एग्जैक्टली में सिंपल कोल्यूमनार एपिथीलियम है। कौन सी एपिथीलियम है, सिंपल कोल्यूमनार एपिथीलियम है। और यही जो म्यूकोजल एपिथीलियम है दैट इज सिंपल कोल्यूमनार एपिथीलियम है, यही फॉर्मेशन करती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का। किसका फॉर्मेशन करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का। अब जब हमने स्टमक का सेक्शन लिया और उसे स्टडी किया तो पता चला कि ये इनरमोस्ट लेयर ऑफ स्टमक जो थी दैट इज म्यूकोसा जो थी, इस म्यूकोसा से कुछ इर्रेगुलर फोल्ड्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, इर्रेगुलर फोल्ड्स का। और वो इर्रेगुलर फोल्ड्स कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं,
अरे हाँ कि ना, ये अपने पास म्यूकोसा के बने हुए इरेगुलर फोल्ड्स है, और म्यूकोसा के बने हुए इरेगुलर फोल्ड्स को ही अपन क्या बोल के चलते बेटा, गैस्ट्रिक रूगी। तो जब भी बोले गैस्ट्रिक रूगी क्या है, तो आप कहोगे स्टमक में म्यूकोसा इरेगुलर फोल्ड्स का फॉर्मेशन करती है, और उन्हें क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक रूगी। हमने क्या काम किया, इस फोल्ड का ये वाला एक छोटा सा पार्ट लिया और इसको बड़ा करके देखा। बड़ा करके देखा तो क्या देखा कि अपने पास ये बीच वाला पार्ट जो था, ये तो था गैस्ट्रिक पित्त। अरे हाँ कि ना, जहां गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट कर करके डालती रहेगी, बोलो हाँ कि ना। ये अपने पास इस फोल्ड्स का अपेक्स वाला पार्ट था, और ये मेरे पास बेस वाला पार्ट था, बोलो हाँ कि ना। हमने बोला अपेक्स से थोड़ा सा नीचे की तरफ यहां पे गोबलेट सेल प्रेजेंट होती है। ये व्हाइट वाली क्या थी, गोबलेट सेल। ये अपेक्स से थोड़ा नीचे प्रेजेंट है, दैट इज नेक पार्ट में प्रेजेंट है, इसलिए गोबलेट सेल को बोलते हैं नेक सेल। तो जब भी बोले गोबलेट सेल स्टमक में कहां प्रेजेंट होती है, आप कहोगे नेक पार्ट में लोकेटेड होती है, इसीलिए गोबलेट सेल का नाम क्या दे दिया, नेक सेल्स। और ये गोबलेट सेल एग्जैक्टली में म्यूकस ग्लैंड है, जो किसका सिक्रीशन करती है, म्यूकस का सिक्रीशन करती है। और बच्चों आपको पता है कि म्यूकस तो एक ऑयली स्टिकी मटेरियल था, जो कि वर्क करता है किसकी तरह, एक लुब्रिकेंट की तरह वर्क करता है। कौन, म्यूकस। अब हम थोड़ा और नीचे चले तो हमने देखा कि यहां पे ये ब्लू कलर की खूब सारी सेल्स दिखाई दी। ये ब्लू कलर की खूब सारी सेल्स दिखाई दी, ये एग्जैक्टली में पेप्टिक सेल और चीफ सेल्स। कौन सी सेल है, पेप्टिक सेल्स और चीफ सेल्स। आपको बता दूं बेटा, ये पेप्टिक सेल्स और चीफ सेल्स जो होती है, ये वो सेल्स थी जो कि इनएक्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन करेगी, और उन इनएक्टिव एंजाइम्स को बोलते हैं प्रो एंजाइम्स और जाइमोजेंस। किसका सिक्रीशन करती है, इनएक्टिव एंजाइम्स का, जिन्हें बोलते हैं प्रो एंजाइम और जाइमोजेंस। सवाल था सर कौन सी इनएक्टिव एंजाइम्स का, बेटा अपन बात करके चले तो पेप्सिनोजन का सिक्रीशन करती है, प्रोरेनिन का सिक्रेशन करती है, गैस्ट्रिक लाइपेज का सिक्रेशन करती है, लेकिन करती है स्मॉल अमाउंट में। गैस्ट्रिक लाइपेज का सिक्रेशन किसमें करती है बेटा, वेरी स्मॉल अमाउंट में करती है। कौन सी, पेप्टिक सेल्स और चीफ सेल्स। यहां पे कुछ और सेल्स होती है जो मैंने येलो कलर से बना रखी, इन सेल्स को बोलते हैं पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल। बेटा ये पैराइटल सेल एंड ऑक्जेंटिक सेल दो चीजों का सिक्रेशन करती है। एक तो सिक्रेशन करती है HCl का। आपको पता है गैस्ट्रिक जूस की पीएच जो होती है वो होती है लगभग 1.8, दैट इज गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो होता है हाईली एसिडिक। तो गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, ये HCl करता है, बोलो हाँ कि ना। नेक्स्ट दूसरी चीज होती है CIF। CIF को बोलते हैं कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। ये कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या काम करता है बेटा, ये कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर भी पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल ही सिक्रीट करती है। और ये फैक्टर किसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, एग्जैक्टली में ये हेल्प करता है विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन में, विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कौन करता है, CIF, दैट इज कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, जिसका सिक्रेशन कौन सी सेल करती है, पैराइटल सेल एंड ऑक्जेंटिक सेल। और इन्हीं सेल से मिलके बनती है, वो बनती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, बोलो हाँ कि ना। हमने एक चीज और देखी कि गैस्ट्रिक रूगी जो था, इनके बेस वाले पार्ट में कुछ एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होती है, और ये एंडोक्राइन सेल्स का एक ही काम है, हार्मोन सिक्रीशन। इनका क्या काम है बेटा, इनका काम है हार्मोन्स सिक्रीशन, हार्मोन्स सिक्रीशन। जब भी पूछे कौन सा हार्मोन, लाइक हम बात करके चले गैस्ट्रिन हार्मोन। जब भी पूछे कौन सा हार्मोन, सबसे फेमस एग्जांपल है गैस्ट्रिन हार्मोन। एग्जैक्टली में गैस्ट्रिन हार्मोन ही गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ठीक है जी, अपन थोड़ा आगे मूव करते हैं। स्टमक के बाद अगला जो पार्ट है वो मेरे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला पार्ट कौन सा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन। बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका डायमीटर तो होता है कम, लेकिन लेंथ होती है ज्यादा। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ मोर देन 6 मीटर्स होती है, मोर देन 6 मीटर्स होती है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ह्यूमन बीइंग की स्मॉल इंटेस्टाइन जो थी, अगर उसको देखोगे तो उनके 3 पार्ट दिखाई देंगे। सबसे पहला पार्ट है ड्यूडेनम। ये एग्जैक्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पार्ट है, एंड ये इंग्लिश के अल्फाबेट C की शेप का पार्ट है। दूसरा पार्ट है जेजुनम। जेजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल पार्ट है, जो कि लॉन्ग कोइल्ड पार्ट है। कैसा पार्ट है, लॉन्ग कोइल्ड पार्ट, इसलिए एनसीईआरटी लिखते हैं लॉन्ग कोइल्ड मिडिल पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वो क्या है, जेजुनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का पोस्टीरियर एंड सबसे लंबा जो पार्ट है, जो कि हाईली कोइल्ड पार्ट है, वो हाईली कोइल्ड पार्ट कौन सा है, वो हाईली कोइल्ड पार्ट है इलियम। एग्जैक्टली में ये इलियम वाला पार्ट ही जाके लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में खुलता है। कैसे खुलता है, हमने मान लिया कि ये येलो वाला मेरे पास कौन सा पार्ट है,
इलियम पार्ट है, और ये व्हाइट वाला मेरे पास लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम है। इस सीकम वाले पार्ट से ये जो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन निकला, दैट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये ब्लू वाला वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। वो क्या, इलियम जो था, उस इलियम से फूड मटेरियल जो था इस डायरेक्शन में जाएगा और जाके किधर खुलेगा, वो जाके इलियम खुलेगा सीकम में। किस में खुलेगा, सीकम में। बेटा ध्यान रखना, इलियम एंड सीकम के बीच एक वेल्व प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं इलियो सीकम वेल्व। जिस वेल्व को क्या बोलते हैं, इलियो सीकम वेल्व। एग्जैक्टली में ये इलियो सीकम वेल्व क्या काम करता है, इलियम से फूड मेटल को सीकम में तो जाने देता है, लेकिन सीकम से कभी भी वापस इलियम में नहीं आने देता। तो मैं ये कह दूं कि ये इलियो सीकल वेल्व फूड मेटल के बैक फ्लो को रोकने का काम करता है। चले भैया, यहां पे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पोर्शन क्या हुआ, खत्म। हम मूव करते हैं, बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। बड़े ध्यान से देखना बेटा, आपको दिखाई दे रहा है लार्ज इंटेस्टाइन। इस लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट है सीकम। बच्चे ये सीकम वाला जो पार्ट है, इस सीकम वाले पार्ट को अपन बोलते हैं ब्लाइंड सैक। इसको अपन बोलते हैं ब्लाइंड सैक। क्यों, क्योंकि ब्लाइंड सैक और ब्लाइंड ट्यूब्यूल हमेशा उस पार्ट को बोला जाता है जिसकी केवल और केवल एक ही ओपनिंग हो। तो सीकम की भी केवल और केवल एक ही ओपनिंग होती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्लाइंड सैक। इस सीकम वाले पार्ट से एक फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन निकलता है जिसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और आपको बता दूं कि ह्यूमन बीइंग में ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है ये एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। कौन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। मतलब ये नॉन फंक्शनल है, हमें कोई भी काम नहीं करती। हमने एक चीज और नोटिस की कि यार ये सीकम जो होता है, इस सीकम में बहुत सारे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं। तो जब भी पूछेगा कि विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, तो आप क्या नाम बोलोगे, सीकम में। कौन सा पार्ट ब्लाइंड सैक है, सीकम। कौन से पार्ट से फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन दैट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइज होता है, तो वो बोलोगे वो भी कौन सा था, सीकम। वो पूछेगा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स फंक्शनल की नॉन फंक्शनल, आप कहोगे वेस्टिजियल, दैट इज नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर है। चले, अब ये सीकम वाला पोर्शन जो है ये आगे जाके खुलता है कोलन वाले पार्ट में। एंड ह्यूमन बीइंग में कोलन कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है, 4 पार्ट में। कोलन का सबसे पहला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं असेंडिंग कोलन, जिसमें फूड मैटर इस डायरेक्शन में मूव किया। असेंडिंग कोलन आगे जाके कंटिन्यू होता है, वो दूसरे पार्ट में, दैट इज ट्रांसवर्स कोलन में। ट्रांसवर्स कोलन आगे जाके कंटिन्यू होता है, वो होता है अपने पास डिसेंडिंग कोलन में। डिसेंडिंग कोलन आगे जाके कंटिन्यू होता है, वो होता है सिग्मोइड कोलन में। कितने, कौन से में, सिग्मोइड में। तो कोलन के कितने पार्ट हुए, 4 पार्ट, जिनका सीक्वेंस था असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मोइड कोलन। और ये सिग्मोइड कोलन आगे जाके किसमें खुला, रेक्टम में। लेकिन एनसीईआरटी माता क्या कहती है, एनसीईआरटी माता कहती है कि डिसेंडिंग कोलन ओपन इनटू या लीड्स इनटू रेक्टम। किस में जा रहा है, रेक्टम में। चलो मैं आगे, किसके थ्रू, सिग्मोइड कोलन के थ्रू। कहां खुला, रेक्टम में। अब आपको पता है रेक्टम तो वो पार्ट था जो टेम्परेरीली फिकल मटेरियल को और एक्सक्रीटा को स्टोर कर रहा था, और ये रेक्टम ही एनस के थ्रू बॉडी से बाहर फिकल मटेरियल को रिलीज करता है, या एनस के थ्रू बॉडी से बाहर खुलता है। कौन, रेक्टम। अरे हाँ कि ना। अब बड़े ध्यान से देखना, हमने इस कोलन का छोटा सा सेक्शन लिया और उसको स्टडी करने की कोशिश करी। जब स्टडी की तो पता चला कि कोलन में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के 3 बैंड है। कितने बैंड है, 3 बैंड्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल है, जिनको बोलते हैं टीनी कोलाई। ये ब्लू वाले जो दिखाई दे रहे हैं ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बने हुए कितने बैंड है, 3 बैंड्स। मैंने बोला ये क्या है अपने पास, हमने बोला 3 बैंड्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बने हुए कितने बैंड है, 3 बैंड है। बोलो हाँ कि ना। हमने देखा इन बैंड के बीच में ये जो मेरे पास एक चैम्बर और एक पाउच के लाइक स्पेस प्रेजेंट है। किसके बीच, बैंड्स के बीच। बैंड के बीच ये वाइड एक चैम्बर और पाउच लाइक स्पेस है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं, होस्ट्रा। और ध्यान रखना, सवाल पूछेगा बताओ टीनी कोलाई एंड होस्ट्रा कोलन में क्या काम करते हैं, तो याद रखना टीनी कोलाई एंड होस्ट्रा कोलन में वाटर एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। कौन, टीनी कोलाई एंड होस्ट्रा। सवाल पूछेगा बताओ टीनी कोलाई एंड होस्ट्रा नाम की स्ट्रक्चर किससे रिलेटेड है, दैट इज कोलन पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड है। कोलन के अलावा किसी भी पार्ट में प्रेजेंट नहीं होते। चले अगली बात करते हैं, वो बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में।
बच्चों मैंने ये आपके सामने एनसीईआरटी का ही डायग्राम लिया, ये एलिमेंट्री कैनाल का मैंने सेक्शन लिया, देखा तो ये एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमन है जिसके अंदर फूड मेटेरियल प्रेजेंट है, और एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में टोटल मिला के 4 लेयर्स है। कितने लेयर्स है? 4 लेयर्स। एलिमेंट्री कैनाल की सबसे बाहर वाली लेयर, एलिमेंट्री कैनाल की सबसे बाहर वाली लेयर, मतलब यही तो अपने पास थी आउटर मोस्ट लेयर, ये सबसे बाहर वाली लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है। इस आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं अपन सिरोसा। बेटा ये सिरोसा वाले पार्ट का फॉर्मेशन मेसोथीलियम, दैट इज सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम, एंड स्मॉल अमाउंट में कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। किससे बनती है? मेसोथीलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से बनती है। कौन सी? सिरोसा वाली लेयर। इस सिरोसा वाली लेयर्स के अंदर की तरफ चले तो दूसरी लेयर आती है, और उस दूसरी वाली लेयर को क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलते हैं मस्कुलर लेयर। बेटा मस्कुलर लेयर में 2 टाइप की मसल है, बाहर वाली लॉन्गिट्यूडिनल मसल, कौन सी वाली? आउटर वाली, एंड इनर वाली सर्कुलर मसल। तो जब भी पूछे बताओ सिरोसा के नीचे कौन सी लेयर, आप कहोगे मस्कुलर लेयर, नाम से ही पता चल रहा है मस्कुलर, तो किससे बनी होगी? मसल से। कितने टाइप की मसल है? 2 टाइप की, बाहर वाली लॉन्गिट्यूडिनल मसल, अंदर वाली सर्कुलर मसल, और इसी से क्या बनी है? मस्कुलर लेयर। लेकिन हमने एक चीज नोटिस की कि स्टमक वाले पार्ट में इन लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल के अलावा एक और मसल की लेयर प्रेजेंट थी, और उस मसल को अपन बोलते हैं ओब्लिक मसल लेयर। इसलिए एनसीईआरटी लिखती है कि एडिशनल लेयर ऑफ ओब्लिक मसल इज ऑल्सो फाउंड इन स्टमक। तो स्टमक में मसल्स की कितनी लेयर? 3 लेयर। कौन कौन सी लेयर? लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर एंड तीसरी कौन सी? ओब्लिक मसल लेयर। लेकिन बाकी पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में कितनी मसल्स की लेयर से बनी है मस्कुलर लेयर? 2, बाहर वाली लॉन्गिट्यूडिनल एंड अंदर वाली सर्कुलर से। बोलो हाँ कि ना? तो अब सवाल ये था कि सर मस्कुलर लेयर का क्या काम था? अरे एलिमेंट्री कैनाल में फूड मूवमेंट करता है, वो करता है उस वेव लाइक मूवमेंट, दैट इज पेरिस्टाल्सिस की वजह से, और ये मस्कुलर लेयर एग्जैक्टली में एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्सिस के लिए ही रेस्पॉन्सिबल है। अगला सवाल पूछेगा बताओ सबसे मोटी मस्कुलर लेयर किसमें? सबसे मोटी मस्कुलर लेयर उसमें होगी जिसमें मस्कुलर लेयर का फॉर्मेशन 3 परतों से हुआ। 3 परतों से किसमें हुआ? स्टमक में, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल मसल, सर्कुलर मसल एंड ओब्लिक मसल। तो सबसे मोटी मस्कुलर लेयर किसमें? स्टमक में। इसलिए सबसे ज्यादा पेरिस्टाल्सिस भी किसमें? स्टमक में। अरे हाँ कि ना? मस्कुलर लेयर के आगे वाली लेयर जो है उसको अपन बोलते हैं सबम्यूकोसा। बच्चे सबम्यूकोसा वाली लेयर का फॉर्मेशन होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू से। लूज में भी कौन सा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। लूज में भी कौन सा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एंड इस सबम्यूकोसा में ब्लड कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, नर्व फाइबर्स का नेटवर्क प्रेजेंट होता है। किसमें? सबम्यूकोसा वाले पार्ट में। हमने क्या देखा कि एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है जिस पार्ट को बोलते हैं ड्यूडेनम। कौन सा पार्ट बोलते हैं? ड्यूडेनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट था। इस ड्यूडेनम को जब हमने स्टडी किया तो पता चला इस ड्यूडेनम के सबम्यूकोसा में, इस ड्यूडेनम के सबम्यूकोसा में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड्स। वो क्या होती है? वो है प्रेजेंट। तो जब भी बोले ड्यूडेनम के सबम्यूकोसा में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है? ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट है। अरे हाँ कि ना? नेक्स्ट, ल्यूमन के पास दैट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कौन सी है? म्यूकोसा। और इसी में तो प्रेजेंट थी सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम, दैट इज म्यूकोजल एपिथेलियम। अब ये म्यूकोसा जो थी ये स्टमक में तो इरेगुलर फोल्ड्स का फॉर्मेशन कर रही थी जिन्हें बोल रहे थे अपन गैस्ट्रिक रुगी, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फिंगर लाइक फोल्ड्स का फॉर्मेशन करती है। और ये जो फिंगर लाइक फोल्ड्स इन्होंने बनाए उन्हें बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई। तो जब भी पूछे म्यूकोसा ने विलाई का फॉर्मेशन किसमें किया तो हमने बोला फॉर्म्स विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई का फॉर्मेशन कौन करती है? वो करती है म्यूकोसा वाली लेयर। बोलो हाँ कि ना? चलो मैं आगे। अब ये विलाई जो थे इनके ऊपर मिलते हैं माइक्रोविलाई, और माइक्रोविलाई विलाई मिलके क्या काम करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं जिससे फूड मटेरियल दैट इज डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन क्या हो? ज्यादा से ज्यादा। ये कहानी है अपने पास इन चारों की चारों लेयर्स के बारे में। चलो मैं आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला अपने पास है वो बात है डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहली ग्लैंड अपने पास सलाइवरी ग्लैंड। एग्जैक्टली में ह्यूमन बीइंग में सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, वो होती 3 पेयर्स।
कितने पेयर्स होती है? 3 पेयर्स, जिनमें सबसे पहली सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बात करूं तो सबसे पहली सलाइवरी ग्लैंड मेरे पास है पैरोटिड ग्लैंड, और ये पैरोटिड ग्लैंड जो होती है ये अपने पास होती है बेटा 1 पेयर। 1 पेयर पैरोटिड ग्लैंड है, और ये पैरोटिड ग्लैंड जो होती है ये हमारे कान के जस्ट आगे, ये कान था इससे जस्ट पहले लगभग यहां पे, मतलब ये पैरोटिड ग्लैंड 1 पेयर है और कहां लोकेटेड है? चिक्स में लोकेटेड है। और पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी, दैट इज लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड? पैरोटिड ग्लैंड। अगली ग्लैंड को बोलते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड। बेटे सब मैक्सिलरी ग्लैंड का ही दूसरा नाम है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। एग्जैक्टली में ये जो होती है हमारे लोअर जॉ के नीचे लगभग इस जगह पर लोकेटेड होती है। कौन सी ग्लैंड? सब मैक्सिलरी ग्लैंड। और ये वो ग्लैंड थी जो अपने पास मैक्सिमम सलाइवा का सिक्रीशन कर रही थी, और ये भी कितने पेयर? ये भी अपने पास 1 पेयर प्रेजेंट है। तीसरी ग्लैंड जो है, जो कि सबसे छोटी ग्लैंड है, जिसको पर बोलते हैं सबलिंगुअल, एग्जैक्टली में वो टंग के नीचे लोकेटेड होती है, और ये सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड है। ये भी कितने पेयर है? हमने बोल दिया ये भी अपने पास 1 पेयर है। इस तरह से टोटल मिला के कितने पेयर सलाइवरी ग्लैंड ह्यूमन बीइंग में? 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड है, जिसका काम है सलाइवा का सिक्रीशन करना। और ये सलाइवरी ग्लैंड जो होती है ये बक्कल कैविटी के बाहर लोकेटेड होती है, लेकिन डक्ट के थ्रू आके किस में खुलती है? बक्कल कैविटी में। मैंने बोला डक्ट के थ्रू आके खुलती है, इसलिए सलाइवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है। चले भैया अपन आगे, यस ध्यान से देखिएगा। अगली ग्लैंड है मेरे पास लीवर। एग्जैक्टली में लीवर जो है वो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? लीवर। इस लीवर में सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्शन होती है, इसलिए लीवर को बोलते हैं केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। ये लीवर जो होता है ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड में लोकेटेड होता है, लगभग इस जगह लोकेटेड होता है, डायफ्राम के जस्ट नीचे। कौन लोकेटेड होता है? लीवर लोकेटेड होता है। और खास बात ये बताऊं कि हमारे लीवर का वेट जो होता है वो 1.2 से 1.5 केजी होता है। किसका वेट होता है? लीवर का। ह्यूमन बीइंग का जो लीवर होता है उस लीवर में टोटल मिला के 2 लोब होते हैं, एक होता है राइट लोब और दूसरा होता है लेफ्ट लोब। और इन दोनों लोब्स के बीच एक बैंड प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं फैल्सिफोरम लिगामेंट, जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ बैंड है। कौन सा? फैल्सिफोरम लिगामेंट। तो मैं कह दूं राइट लोब एंड लेफ्ट लोब किससे सेपरेटेड है? फैल्सिफोरम लिगामेंट से। सवाल पूछेगा बताओ लीवर के दोनों लोब्स में से बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा? ध्यान रखना, बड़ा कौन सा है? राइट लोब। छोटा कौन सा है? लेफ्ट लोब। एंड इस राइट लोब की डोर्सल सरफेस पे ही एक मस्कुलर शेक और पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर। और इस गॉल ब्लैडर का काम है बाइल जूस को स्टोर करना एंड उसे कंसंट्रेटेड बनाना। ये काम किसका था? गॉल ब्लैडर का। बाइल जूस का सिंथेसिस का काम कौन करता है? लीवर करता है। हमने काम किया इस लीवर के दोनों लोब्स को काट के देखा। जब दोनों लोब्स को काट के देखा तो हमने क्या देखा कि लीवर के अंदर खूब सारी हमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स दिखाई दी। ये लीजिए, हर एक लोब में हमें खूब सारी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स दिखाई दी। ये लीजिए, ये खूब सारी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हर एक लोब में है, तो मैं कह दूं कि ईच लोब इज मेड अप ऑफ मैनी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स। और बेटा ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर थी इन्हीं को बोलते हैं हिपैटिक लोब्यूल। इन्हीं को क्या बोलते हैं? हिपैटिक लोब्यूल। तो मैंने कहा कि हर एक हिपैटिक लोब में कई सारे हिपैटिक लोब्यूल होते हैं। जो कैसी स्ट्रक्चर है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। ये हिपैटिक लोब्यूल है, एग्जैक्टली में यही लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। हमने बोला ये क्या है? हमने बोला स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। बोलो हाँ कि ना। जब भी पूछे क्या हिपैटिक लोब्यूल के अराउंड प्रोटेक्टिव कवरिंग कौन सी है, बेटा हिपैटिक लोब्यूल, हर एक हिपैटिक लोब्यूल जो था वो एनक्लोज्ड होता है और कवर्ड होता है बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग, जिसको बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल्स। तो मैंने बोला कवर्ड बाय ग्लिसन्स कैप्सूल। हर एक हिपैटिक लोब्यूल किससे कवर्ड होता है? ग्लिसन्स कैप्सूल से, जो कि थिन कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है। चले भैया अपन आगे थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अगली ग्लैंड जो थी मेरे पास था पैंक्रियाज। आपको पता है पैंक्रियाज एक मिक्स्ड और हेट्रोक्राइन ग्लैंड है जिसके 2 पार्ट है, एक एक्सोक्राइन पार्ट और एक एंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट का काम है
पैंक्रेटिक जूस का सिक्रीशन करना जिसके अंदर खूब सारे एंजाइम्स है, एंड एंडोक्राइन पार्ट का काम है हार्मोन्स का सिक्रीशन करना, लाइक इंसुलिन, ग्लूकागोन का सिक्रीशन करना। वो काम किसका है? पैंक्रियाज का। सवाल था सर पैंक्रियाज लोकेटेड कहां पे होता है? बेटा ये वाली जो ग्रीन वाली स्ट्रक्चर है ये पैंक्रियाज है। ये पैंक्रियाज इस व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर दैट इज इस ड्यूडेनम के दोनों आर्म, सी शेप ड्यूडेनम की दोनों आर्म्स के बीच में ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, एग्जैक्टली में यही क्या है? पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज कहां लोकेटेड होता है? लोकेटेड बिटवीन बोथ आर्म्स ऑफ सी शेप ड्यूडेनम। क्या लोकेटेड होता है? पैंक्रियाज लोकेटेड होता है। और पैंक्रियाज क्या काम करता है? हमने बोला पैंक्रियाज के दो काम, एक्सोक्राइन पार्ट पैंक्रेटिक जूस का सिक्रीशन करेगा जिसमें एंजाइम्स है, एंड एंडोक्राइन पार्ट जिसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वो हार्मोन्स का सिक्रीशन करेगा, दैट इज इंसुलिन एंड ग्लूकागोन का सिक्रीशन करेगा। बोलो हाँ कि ना? अब कहानी शुरू करते हैं यहां से, बड़े ध्यान से देखना। ये लीवर का क्या काम था? बाइल जूस को बनाना। लीवर के राइट लोब में बाइल जूस बना, लेफ्ट लोब में बाइल जूस बना, और राइट लोब से बाइल जूस को लेके आई राइट हिपेटिक डक्ट, दैट इज डक्ट ऑफ लीवर। लेफ्ट वाले से लेके आई लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। इन दोनों को एनसीईआरटी ने लेबल कर रखा है, वो कर रखा है डक्ट्स ऑफ लीवर। ये लेफ्ट एंड राइट लोब की जो डक्ट थी ये दोनों की दोनों आपस में फ्यूज हुई, एंड फ्यूज होके उन्होंने फॉर्मेशन कर दिया, वो कर दिया कॉमन बाइल डक्ट का। किसका फॉर्मेशन कर दिया? कॉमन बाइल डक्ट का। बोलो हाँ कि ना? यहां पे राइट वाले लोब के नीचे कौन था? गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर था, इसका काम था बाइल जूस को स्टोर करना एंड उसे कंसंट्रेटेड बनाना। यही तो काम किसका था? गॉल ब्लैडर का। इस गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है, इस डक्ट को अपन बोलते हैं बेटा सिस्टिक डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट जब इस ब्लू कलर की कॉमन हिपेटिक डक्ट के साथ आके मिली तो अपने पास बनी कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट क्या काम करती है? कॉमन बाइल डक्ट यहां से बाइल जूस को लेके आती है। चलो मैं आगे। अब ये क्या था? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से निकलती है अपने पास पैंक्रेटिक डक्ट। ये पैंक्रेटिक डक्ट है, ये पैंक्रेटिक जूस का ट्रांसपोर्टेशन करती है। किसका ट्रांसपोर्टेशन करती है? पैंक्रेटिक जूस का। मतलब पैंक्रियाज से पैंक्रेटिक जूस जो था वो इस डक्ट के थ्रू होके आया, और ये नीले कलर की डक्ट आगे जाके किसके साथ फ्यूज होगी? ये फ्यूज होगी इस रेड कलर की कॉमन बाइल डक्ट के साथ। अरे जब पैंक्रेटिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट आपस में फ्यूज हुई तो ये येलो कलर की डक्ट बनी, और इस येलो कलर की डक्ट को अपने बोल दिया हिपेटो पैंक्रेटिक डक्ट। अब इस हिपेटो पैंक्रेटिक डक्ट में इधर से क्या मिल गया? पैंक्रेटिक जूस। इधर से क्या मिल गया? बाइल जूस। अरे मिल गया कि नहीं मिल गया? तो मैं कह दूं कि हिपेटो पैंक्रेटिक डक्ट जो थी वो बाइल जूस एंड पैंक्रेटिक जूस को डालती है मिडिल पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में। कहां डालती है? मिडिल पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में। अब सवाल था सर ये जो हिपेटोपैंक्रेटिक डक्ट है ये ड्यूडेनम में जाके खुली है। बिल्कुल खुली है। क्या इसके खुलने बंद होने को कोई रेगुलेट करता है? यस। यहां पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं ओडी स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? ओडी स्फिंक्टर। किसकी ओपनिंग को रेगुलेट करती है? हिपेटोपैंक्रेटिक डक्ट की ओपनिंग को रेगुलेट करती है। लेकिन यहां पे आप देखिए दोस्तों, ये थी कॉमन बाइल डक्ट जो क्या लेके आ रही थी? इधर से क्या लेके आ रही थी? बाइल जूस। इसकी ओपनिंग को मतलब ये जाके कहां खुल रही थी? हिपेटोपैंक्रेटिक डक्ट में खुल रही थी। तो कॉमन बाइल डक्ट को की ओपनिंग जो किस में जाके खुल रही है? हिपेटोपैंक्रेटिक डक्ट में खुल रही है। उसको रेगुलेट करने का काम करती है स्फिंक्टर, और इस स्फिंक्टर को बोलते हैं बोर्डेन स्फिंक्टर। तो बोर्डेन स्फिंक्टर किसकी ओपनिंग को रेगुलेट करती है? कॉमन बाइल डक्ट की ओपनिंग को। ओडी स्फिंक्टर किसकी ओपनिंग को? हिपेटोपैंक्रेटिक डक्ट की ओपनिंग को रेगुलेट करने का काम करती है। चलें जी आगे देखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट अगला था डाइजेशन की मैकेनिज्म। बेटा आपको पता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन की शुरुआत जो हो जाती है वो ह्यूमन बीइंग में तो बक्कल कैविटी से ही हो जाती है। हमारी बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट कर रही थी सलाइवा, और उस सलाइवा में बड़ा ही फेमस एंजाइम था जिसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज, या उसी का नाम था अपने पास टाइलिन। वो सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन जो था वो फूड मेटल का डाइजेशन कहां से शुरू कर देता है? बक्कल कैविटी से। कहां कर देता है? बक्कल कैविटी में। एग्जैक्टली में ये सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम जो था इसको अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी करने के लिए एक ऑप्टिमम पीएच की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज 6.8, एंड इसके एक्टिवेशन के लिए हमें चाहिए क्लोराइड आयंस। तो मैं कह दूं कि ये सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम बक्कल कैविटी में क्लोराइड आयंस की प्रेजेंस में 6.8 पीएच पे स्टार्च का डाइजेशन करता है, और इस स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज में। स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज में। आपको बता दूं ये स्टार्च जो था ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट की कॉम्प्लेक्स फॉर्म कौन सी होती है? मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म वो होती है अपने पास पॉलीसैकेराइड। ये अपने पास क्या है? पॉलीसैकेराइड। इस पॉलीसैकेराइड को सलाइवरी एमाइलेज डाइजेस्ट करता है, और डाइजेस्ट करके किस में बदलता है? माल्टोज में। और ये माल्टोज जो था, इस माल्टोज का फॉर्मेशन जो होता है वो दो ग्लूकोज
के मिलने से होता है, और जब दो मोनोसेक्राइड के मिलने से बना तो ये मेरे पास है एक डाइसेक्राइड। क्वेश्चन था सर इसका मतलब तो आप ये कह रहे हो कि सलाइवरी एमाइलेज पॉलीसेक्राइड दैट इज स्टार्च को डाइसेक्राइड दैट इज माल्टोज में बदलने का काम करता है। कब? जब पीएच होगी 6.8 एंड क्लोराइड आयन क्या होंगे? प्रेजेंट। तो क्या बक्कल कैविटी में सलाइवरी एमाइलेज सारे के सारे स्टार्च को माल्टोज दैट इज डाइसेक्राइड में बदल देता है? मैं कहूंगा नहीं, ये केवल और केवल अबाउट 30% पार्ट, अबाउट 30% पार्ट ऑफ स्टार्च को ही माल्टोज में दैट इज डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करता है। मतलब कि बक्कल कैविटी से आगे जो फूड मेटेरियल जाएगा उसमें 70% तो क्या बचा रहेगा? स्टार्च बचा रहेगा। बोलो हाँ कि ना? अब हमने बोला बक्कल कैविटी में फूड मेटेरियल जो था उसमें सलाइवा मिक्स हो गया एंड सलाइवरी एमाइलेज ने उसका डाइजेशन कर दिया। तो बक्कल कैविटी में डाइजेशन के बाद उस फूड को बोला जाता है बेटा बोलस। क्या बोला जाता है उसको? बोलस। अब जब हम खाना जो निगलते हैं वो एग्जैक्टली में क्या निगलते हैं? बोलस। अब ये बोलस कहां जाएगा? ईसोफेगस में जाएगा। ईसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती, तो वहां पे तो इस सलाइवरी एमाइलेज की एक्टिविटी क्या रहेगी? कंटिन्यू रहेगी, और फूड मटेरियल जो था वो धीरे धीरे ईसोफेगस में आगे बढ़ता रहेगा। ईसोफेगस के नीचे वाले पार्ट में थी कार्डियक स्फिंक्टर, वो खुलेगी और ये बोलस जाके धड़ाम से कहां गिरेगा? ये गिरेगा स्टमक में। स्टमक में जो ही गिरेगा तो स्टमक में क्या था? हमने बोला स्टमक की पीएच जो थी गैस्ट्रिक जूस की, वो गैस्ट्रिक जूस की पीएच होती है 1.8, हाईली एसिडिक पीएच, और उस हाईली एसिडिक पीएच पे टाइलिन की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? एकदम खत्म। टाइलिन की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? खत्म। जो ही फूड मेटेरियल वहां से गिरा, टाइलिन की एक्टिविटी रुक गई एंड स्टमक में बहुत तेजी से पेरिस्टाल्सिस होने लगी, दैट इज चर्निंग मूवमेंट होने लगी, जो कि स्टमक की मस्कुलर लेयर में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हुई। मतलब जो फूड गया था, बोलस गया था, पहले उसका हुआ मैकेनिकल डाइजेशन और उसके बाद गैस्ट्रिक जूस के एंजाइम्स उसका डाइजेशन करेंगे। अब गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम्स प्रेजेंट थे लाइक पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, ये सारे सारे किस फॉर्म में थे? इनएक्टिव फॉर्म में। अगर इन एंजाइम को फूड मेटेरियल को पचाना है तो पहले क्या होना पड़ेगा? एक्टिव। लाइक अपने पास प्रेजेंट था पेप्सिनोजन, इस पेप्सिनोजन को जो अपने पास पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल ने सीक्रेट किया था HCl, वो किस में कन्वर्ट करता है? वो एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। सिमिलरली यहां पे जो प्रोरेनिन था जो इनएक्टिव था, उसको HCl जो था वो एक्टिव रेनिन में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? एक्टिव रेनिन में कन्वर्ट करता है। अब हमारे पास सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो था, वो मेन इंपॉर्टेंट एंजाइम जो था वो क्या था? पेप्सिन। कौन सा था? पेप्सिन। ये पेप्सिन किसका डाइजेशन करता है? ये पेप्सिन जो था ये तो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और पेप्सिन एक एंडोपेप्टाइडेज है। कैसा है बेटा? हमने बोला एक एंडोपेप्टाइडेज है जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर वाले पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है। कैसे? ये मेरे पास एक प्रोटीन थी, इस प्रोटीन पे काम कौन करेगा? पेप्सिन। कितनी पीएच पे? हमने बोला पीएच थी अबाउट 1.8 पीएच, यही तो इसके लिए ऑप्टिमम पीएच है। इस पीएच पे ये पेप्सिन जो था ये इस प्रोटीन का डाइजेशन करेगा और इस प्रोटीन के बीच से पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देगा। अरे जब बीच से पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ा तो ये इतनी बड़ी प्रोटीन चेन जो थी ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई, 2 टुकड़ों में बट गई। अरे हाँ कि ना? एक टुकड़ा तो ये लीजिए, ये 2 छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई। ये पूरी की पूरी बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन को 2 छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और इन टुकड़ों को बोलते हैं पेप्टोन्स और प्रोटीजेज। पेप्टोन्स और प्रोटीजेज। इसका मतलब तो ये हुआ मेरे भाई कि पेप्सिन कभी भी प्रोटीन को तोड़ के अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं करता। ये प्रोटीन को, एक बड़ी प्रोटीन चेन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। मतलब स्टमक में प्रोटीन से कभी भी अमाइनो एसिड नहीं बनता। लेकिन एक बात याद रखना कि स्टमक में मेनली किसका डाइजेशन हुआ? मेनली डाइजेशन किसका हुआ? वो प्रोटीन का ही डाइजेशन हुआ। और डाइजेशन करने वाला मेन एंजाइम कौन सा? पेप्सिन। कौन सा? पेप्सिन। अब हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो मैमल्स है, उन मैमल्स के जो इन्फेंट थे, उन इन्फेंट के गैस्ट्रिक जूस में एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज रेनिन एंजाइम। ये रेनिन भी एक प्रोटीन का डाइजेशन करने ही वाला एंजाइम है, प्रोटीन का डाइजेशन करने वाला एंजाइम है, लेकिन ये करता है मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करने वाला एंजाइम है, जो कि मैमल्स के इन्फेंट के गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, ऐसा एनसीईआरटी माता ने कहा। अरे हाँ कि ना? तो अब हमने क्या बोला कि बक्कल कैविटी से जो बोलस आया था वो स्टमक में पहुंचा, गैस्ट्रिक जूस मिक्स हुआ, गैस्ट्रिक जूस ने के एंजाइम ने उसका डाइजेशन किया, तो वो बोलस अब किस में बदल गया? वो बदल चुका है, वो बदल चुका है काइम में। किस में बदल चुका है? काइम में। अब ये काइम जो था,
ये स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और कैसे जाएगा? जो ही पाइलोरिक पार्ट में फूड मेटेरियल पहुंचा, पाइलोरिक पार्ट से जो ही आगे बढ़ेगा पाइलोरिक स्फिंक्टर खुलेगी और ये एसिडिक काइम किस में पहुंचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में पहुंचेगा? ड्यूडेनम में। अब सवाल था, जो ही ड्यूडेनम में जाएगा तो बताओ ना ये काइम की पीएच कितनी है? काइम की पीएच तो एसिडिक का 1.8, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन हो चाहे लार्ज इंटेस्टाइन है, उनकी पीएच जो होती है वो होती है लगभग 7.8, और मैं कहूं अबाउट 8 पीएच होती है। दैट इज वहां तो बेसिक और एल्कालाइन मीडियम है, लेकिन यहां पे कैसा मीडियम है? एसिडिक मीडियम है। तो इस एसिडिक काइम से बचाएगा कौन? एसिडिक काइम से स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा को बचाने का काम करता है म्यूकस, बाइल जूस, ब्रूनर्स ग्लैंड का सिक्रेटरी मटेरियल एंड पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट बाइकार्बोनेट आयन। ये क्या काम करते हैं? ये सारी की सारी चीजें जो थी वो एसिडिक काइम से इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को बचाती भी है, प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एल्कालाइन मीडियम क्रिएट करने का काम भी करती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 टाइप के जूस काम आते हैं, बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। आपको बता दूं इस इंटेस्टाइनल जूस का ही दूसरा नाम है सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस। ये सक्कस एंटेरिकस में एग्जैक्टली में 3 ग्लैंड का सिक्रेटरी मटेरियल है, दैट इज म्यूकस ग्लैंड, सिक्रीशन प्लस ब्रूनर्स ग्लैंड, सिक्रीशन प्लस पेनेट सेल्स सिक्रीशन। पेनेट सेल सिक्रीशन जो कि विलाई के कृत ऑफ लीबर कुंड जो थी उनके बेसल पार्ट पे प्रेजेंट थी ब्रूनर ग्लैंड। इन तीनों के सिक्रीशन से बनता है इंटेस्टाइनल जूस, दैट इज सक्कस एंटेरिकस। हम 1 बाय 1 करके बात करते हैं। सबसे पहले बात किया पैंक्रियाटिक जूस में। पैंक्रियाटिक जूस रहे चाहे कोई भी जूस रहे उनमें खूब सारा वाटर रहेगा। उसके अलावा पैंक्रियाटिक जूस में इनऑर्गेनिक सॉल्ट दैट इज बाइकार्बोनेट आयन है। बाइकार्बोनेट आयन का काम था एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना। एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना किसका काम था? बाइकार्बोनेट आयन का। उसके अलावा पैंक्रियाटिक जूस में जितने भी एंजाइम है सारे सारे इनएक्टिव एंजाइम्स है, दैट इज प्रो एंजाइम्स है। लाइक बात करके चले पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, ये सारे सारे कैसे थे? इनएक्टिव एंजाइम्स थे। तो सबसे पहले तो हुआ क्या? सबसे पहले तो ये जो ट्रिप्सिनोजन था जो इनएक्टिव था उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के एक एंजाइम जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज किसका एंजाइम है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। वो इस ट्रिप्सिनोजन को किस में बदलता है? ट्रिप्सिन में। और ये ट्रिप्सिन कैसी फॉर्म है भैया? ये ट्रिप्सिन तो एक्टिव फॉर्म है। तो जब भी पूछे कि बताओ इंटेस्टाइनल जूस का कौन सा एंजाइम है जो कि फूड मेटल का डाइजेशन नहीं करता, तो क्या करता है? वो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में बदलता है। वो कौन सा? एंटेरोकाइनेज। अब ये एक्टिव ट्रिप्सिन बाकी बचे हुए सारे सारे एंजाइम को एक्टिवेट कौन करता है? एक्टिव ट्रिप्सिन करता है। नेक्स्ट अगला था बाइल जूस। बेटा बाइल जूस में कई चीजें होती है। बाइल सॉल्ट्स होते हैं। बाइल सॉल्ट है उनके 2 काम है, फैट का इमल्सिफिकेशन भी करना एंड फैट के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करना। इसके अलावा बाइल पिगमेंट्स भी है। बाइल पिगमेंट्स 2 है, एक तो बिलीरुबिन और दूसरा बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन येलो कलर का, बिलीवर्डिन ब्लू कलर ग्रीन कलर का। बिलीवर्डिन ग्रीन कलर का एंड बिलीरुबिन येलो कलर का। अगला था कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स भी यहां प्रेजेंट है, लेकिन बाइल जूस में कोई भी एंजाइम या प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए बाइल जूस कभी भी खुद फूड मटेरियल का डाइजेशन नहीं कर सकता, लेकिन डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइजेशन बाय पैंक्रियाटिक जूस। सबसे पहले बात किया प्रोटीन का डाइजेशन। बेटा हमने बोला कि प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले एंजाइम जो थे वो अपने पास ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइड, ये तीनों के तीनों प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले एंजाइम थे। लेकिन ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन जो थे ये एंडोपेप्टाइडेज थे, जबकि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एक एक्सोपेप्टाइडेज था। तो जो ही प्रोटीन जो थी वो ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन के कांटेक्ट में आई स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में, तो इन्होंने तुरंत के तुरंत प्रोटीन को किस में बदल दिया? पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेज में बदल दिया। मतलब प्रोटीन को पेप्टेंट्स एंड प्रोटियोजेज में तोड़ने का काम पेप्सिन भी तो कर रहा था। मतलब इन्होंने वैसे ही काम किया जैसा कौन कर रहा था? पेप्सिन। फिर ये पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेज जो थे इनको इस कार्बोक्सीपेप्टाइडेज नाम के पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम ने किस में बदल दिया? डाई पेप्टाइड में बदल दिया। और अब इस डाई पेप्टाइड का आगे का डाइजेशन इंटेस्टाइनल जूस करेगा।
चलो मैं आगे नेक्स्ट। फैट का इमल्सिफिकेशन किसने किया था? बाइल जूस के भी किसने? बाइल सॉल्ट ने। और उस इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? लाइपेज। ध्यान रखना, लाइपेज एंजाइम केवल और केवल इमल्सिफाइड फैट पे काम करता है, नॉन इमल्सिफाइड फैट का कभी भी डाइजेशन नहीं करता। और फैट का इमल्सिफिकेशन कौन करेगा? बाइल जूस के एंजाइम, बाइल जूस के में प्रेजेंट सॉल्ट्स। अरे हाँ कि ना, इसने फैट का डाइजेशन किया, उसको किसमें कन्वर्ट किया? डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट किया। किसने? लाइपेज ने, दैट इज पैंक्रेटिक लाइपेज ने। नेक्स्ट, यहां पे अपने पास प्रेजेंट था पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में अपने पास प्रेजेंट है स्टार्च। इस स्टार्च का डाइजेशन कौन करता है? पैंक्रेटिक एमाइलेज, और उसको किसमें बदल देता है? डाइसेक्राइड में बदलने का काम करता है। सिमिलरली हमारे फूड में जो न्यूक्लिक एसिड दैट इज आरएनए एंड डीएनए था, उस आरएनए एंड डीएनए का डाइजेशन कौन करता है? न्यूक्लियेज एंजाइम दैट इज आरएनएज एंड डीएनएज एंजाइम करता है, और वो उसमें को किसमें बदल देता है? न्यूक्लियोटाइड में। तो अब बाकी के बचे हुए सारे के सारे मटेरियल का डाइजेशन कौन करेगा? वो करेगा इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम। कौन कौन से थे? बड़े ध्यान से देखना बेटा। इंटेस्टाइनल जूस में अपने पास ये सारी चीजें थी, ये अपने पास थी, वो थी डाइसेक्राइड। तो इंटेस्टाइनल जूस में डाइसेक्राइड का डाइजेशन करने वाले भी एंजाइम है। अरे हाँ कि ना, ये सारी चीजें क्या है? डाइसेक्राइड। इन डाइसेक्राइड का डाइजेशन करने वाले एंजाइम को बोलते हैं डाइसेक्राइडेज। लाइक माल्टोज का करने वाला माल्टेज, ग्लूकोज में तोड़ दिया। लैक्टोज का डाइजेशन लैक्टेज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ दिया। सुक्रोज का डाइजेशन करने वाला सुक्रेज या इन्वर्टेज, जिसने ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ दिया। मतलब ये सारे मोनोसेक्राइड बन गए, दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिनका आगे डाइजेशन पॉसिबल नहीं है। इसी तरह जो डाइपेप्टाइड बना था, उस डाइपेप्टाइड का डाइजेशन करने वाला एंजाइम है, वो है डाइपेप्टाइडेज, जो कि डाइपेप्टाइड को किसमें बदलता है? अमाइनो एसिड में बदलता है। किसमें बदलता है? अमाइनो एसिड में बदलता है। इसी तरह डाई एंड मोनोग्लिसराइड का डाइजेशन करता है वो इंटेस्टाइनल लाइपेज करता है, जो उसको किसमें कन्वर्ट करता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल में कन्वर्ट करता है। इसी तरह न्यूक्लियोटाइड था, उनका डाइजेशन करने वाला एंजाइम कौन सा? न्यूक्लियोटाइडेज, जो उसको किसमें कन्वर्ट करेगा? न्यूक्लियोसाइड में। और फिर न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम जो था, वो उसको नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज सुगर में कन्वर्ट करेगा। ये सारे एंजाइम किसमें प्रेजेंट? ये प्रेजेंट थे अपने पास इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट थे। किसमें थे? इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट थे। आगे देखिएगा, अब था एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। बेटा आपको बता दूं कि डाइजेस्टेड फूड जो था, जिसका मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूडेनम में हो चुका था, अब उसके एब्जॉर्प्शन की बारी है। एब्जॉर्प्शन की साइट जो थी, वो एब्जॉर्प्शन जो सबसे ज्यादा होना था, वो होना था जेजुनम में, और एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाएगा, वो हो जाएगा इलियम में। याद रखना कि ये मेरे पास इंटेस्टाइनल की ल्यूमन है, जिसमें डाइजेस्टेड फूड है, ये मेरे पास म्यूकोसा है, और ये मेरे पास ब्लड है। इंटेस्टाइन की ल्यूमन से डाइजेस्टेड फूड का इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को क्रॉस करके ब्लड और लिम्फ में जाना, इसे ही तो बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। हमने क्या देखा कि थोड़े से अमाउंट में ग्लूकोज का, थोड़े से अमाइनो एसिड का एंड नेगेटिव आयंस का एब्जॉर्प्शन सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, और ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हुआ, इसमें कोई भी एटीपी खर्च नहीं होता। मतलब कैसा प्रोसेस था? पैसिव प्रोसेस था। हमने एक चीज और नोट की कि थोड़ा सा ग्लूकोज, थोड़ा सा अमाइनो एसिड एंड 100% फ्रक्टोज, इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू, और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में भी एटीपी खर्च नहीं होता, लेकिन यहां पे इन्वॉल्वमेंट होता है कैरियर प्रोटीन्स का। तो हमने बोला सम ग्लूकोज, सम अमाइनो एसिड एंड कंप्लीट फ्रक्टोज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू बाय द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, वो उनका क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। पॉजिटिव आयंस का एंड मोस्टली ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो एक्टिव प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसमें एटीपी खर्च होते हैं। यहां पे देख रहे हैं जिस डायरेक्शन में Na+ जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में ये अपने साथ ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड अमाइनो एसिड को लेके जा रहे हैं। मतलब दोनों का ट्रांसपोर्ट एक ही डायरेक्शन में हुआ, इसे बोलते हैं सिंपोर्ट ट्रांसपोर्ट। हम बात करते हैं लिपिड के एब्जॉर्प्शन के बारे में। हमने बोला ये एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमन थी। इंटेस्टाइन की ल्यूमन में लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फैट सोल्यूबल विटामिन, ये सारे वाटर में इनसोल्यूबल है। अगर इनका एब्जॉर्प्शन करवाना है तो इन्हें पहले वाटर सोल्यूबल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या काम किया? जब बाइल सॉल्ट इनसे आके जुड़ता है तो बनती है एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं मीसेल। और ये मीसेल कैसी होती है? ये मीसेल वाटर में क्या होती है? सोल्यूबल। ये वाटर में सोल्यूबल मीसेल जो थी, ये विलाई की सेल्स दैट इज म्यूकोजल एपिथेलियम की सेल्स में एंटर होती है, एंड वहां जाके ये टूट जाती है, और टूट के दोबारा से फॉर्मेशन करती है किसका?
काइलो माइक्रोन का, और फिर काइलो माइक्रोन जो था वो एब्जॉर्ब होके कहां चली जाती है, विलाई में प्रेजेंट लैक्टेल दैट इज लार्ज लिम्फ वेसल में चली जाती है। तो याद रखना मीसेल सोल्यूबल थी जिसका फॉर्मेशन ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन में हुआ, एंड काइलो माइक्रोन का फॉर्मेशन विलाई की सेल्स में हुआ, और फैट का एब्जॉर्प्शन किसकी फॉर्म में हुआ, लैक्टेल में, काइलो माइक्रोन की फॉर्म में। और ये जो लिम्फ वेसल दैट इज लैक्टेल थी ये फाइनली जाके खुलती है किसमें, ब्लड स्ट्रीम में दैट इज वेन में जाके खुलती है। चले जी अपन आगे। नेक्स्ट अगला था कैलोरीफिक वैल्यू प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड की। बेटा जब हम आउटसाइड द बॉडी बम कैलोरीमीटर में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम प्रोटीन या 1 ग्राम लिपिड को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करते हैं तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे बोलते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। और बॉडी में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम लिपिड के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको अपन बोलेंगे फिजियोलॉजिक वैल्यू। ध्यान रखना कैलोरीफिक वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फिजियोलॉजिक वैल्यू। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीफिक वैल्यू बम कैलोरीमीटर में 4.1, बॉडी में 4 किलो कैलोरी, प्रोटीन की 5.65 किलो कैलोरी, बॉडी में 4 किलो कैलोरी, फैट की 9.45 किलो कैलोरी बम कैलोरीमीटर में, एंड बॉडी में 9 किलो कैलोरी। चलो भैया हम आगे। अब यहां पे हमने बोला एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हम प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं, और वो अपने पास 2 है, एक तो है मैरास्मस और दूसरा है क्वासियोरकर। मैरास्मस जो होता है उसमें प्रोटीन एंड कैलोरीज दोनों की डिफिशियंसी होती है। ये लेस देन 1 ईयर के बेबी में होता है, मतलब 0 से 1 साल की उम्र में होता है। ये जो बीमारी थी इस बीमारी में फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ जो होती है वो एबनॉर्मल होती है, एंड बॉडी का वेट बहुत तेजी से रिड्यूस होता है, और बच्चे के हाथ एंड पैर क्या होते हैं, बहुत पतले। खास बात क्या थी, अगर मैरास्मस डिजीज से पीड़ित बच्चे को आप देखेंगे तो उसकी स्किन जो थी वो स्किन आपको ड्राई मिलेगी, थिन मिलेगी एंड रिंकल्ड मिलेगी। दूसरी डिजीज अपने पास है बेटा, उस डिजीज का नाम है क्वासियोरकर। क्वासियोरकर में केवल और केवल प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है, बच्चे को कैलोरी पूरी मिलती है, और ये मोर देन 1 ईयर के चाइल्ड में होता है, मतलब जनरली होता है 1 से 3 साल के बच्चे में ये बीमारी होती है। अब इस केस में भी बच्चे की फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ एबनॉर्मल होती है, बॉडी का वेट बहुत तेजी से रिड्यूस होता है, बहुत कम होता है, हाथ पैर बहुत पतले पतले होते हैं, लेकिन उसकी बॉडी के कुछ पार्ट में, अगर इस बच्चे को देखेंगे तो बॉडी के कुछ पार्ट में फैट का डिपोजिशन हुआ, बॉडी में कहीं पे इडेमा दिखाई दिया और स्वेलिंग दिखाई देती है। किस केस में, क्वासियोरकर के केस में। तो हमने यहां पे इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट सारी बातें कंसीडर कर ली है। आप बड़े अच्छे से एनसीईआरटी माता को पढ़िएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में बचे हुए चैप्टर्स में से कोई बेहतरीन चैप्टर लेकर। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।